नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल केमिकल कीड़ा पर। आज हम लेकर आए हैं डाई अमोनियम फास्फेट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अगर आपने अभी तक हमारे केमिकल कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और केमिकल टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट पर जाकर के आप केमिकल टेक्नोलॉजी की सारी वीडियोज हमने अपलोड कर रखा है, तो प्लीज़ आप उसे जाकर के ज़रूर देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, रॉ मटेरियल, केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसीड, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन और यूजेज ऑफ डीएपी, ये हम आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि डीएपी यूरिया के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। किसान आमतौर पर इस उर्वरक का प्रयोग बुआई से ठीक पहले या बुआई की शुरुआत में करते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है जो जड़ के विकास के लिए सहायक होती है। डीएपी में 46% फास्फोरस, 18% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो किसानों के लिए फास्फोरस का पसंदीदा स्रोत है। यह यूरिया के समान है, जो अब उनका पसंदीदा नाइट्रोजन उर्वरक है, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। अब हम देखते हैं कि डीएपी का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो केमिकल फार्मूला इसका होता है NH4 का ट्वाइस HPO4, मॉलिक्यूलर वेट 132.06 ग्राम पर मोल, मेल्टिंग पॉइंट 155 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉल्युबिलिटी 100% सॉल्युबल इन वाटर, 57.5 ग्राम पर 100 ग्राम एट द रेट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ता जाता है। देखते हैं कि डीएपी बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या लगने वाला है। तो इसमें एनहाइड्रस अमोनिया जो कि 99.5% प्योर रहता है, जिसका उपयोग करते हैं। दूसरा फास्फोरिक एसिड, जिसका कंसंट्रेशन लगभग 55 to 60% रहता है, हम उसका उपयोग करने वाले हैं। इन दोनों की मदद से हम डीएपी को बनाने वाले हैं। देखते हैं डीएपी बनाने के लिए क्या क्या रिएक्शन होता है। तो जब हम 2 मोल अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं 1 मोल H3PO4 के साथ, तो हमारा डीएपी मिलता है। और साइड रिएक्शन हमारा क्या क्या होता है, जब 2 मोल अमोनिया और H3PO4 मिलाते हैं तो NH2PO4 यानी कि मोनो अमोनियम फास्फेट बनता है। और जब हम उसका दोबारा रिएक्शन कराते हैं NH4H2PO4 का और अमोनिया के साथ, तो हमारा डीएपी बन के तैयार होता है। सबसे पहले हम अमोनिया को रिएक्टर में डालते हैं, फिर फास्फोरिक एसिड को रिएक्टर के अंदर डालते हैं। दोनों को अच्छे से प्रॉपर मिक्सिंग के लिए हम एजिटेटर को चालू रखते हैं। एजिटेटर की मदद से अमोनिया और फास्फोरिक का अच्छे से आपस में मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग होने के बाद से दोनों का रिएक्शन आगे बढ़ता है। रिएक्शन होने के बाद हम उसको न्यूट्रलाइजिंग सेक्शन में भेजते हैं, जहाँ पे हमको डीएपी का मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसको हम एक पंप के थ्रू ग्रेनुलेटर सेक्शन में लेके जाते हैं। ग्रेनुलेटर सेक्शन में क्या होता है, हम अमोनिया की डोजिंग करते हैं और एक साइड से स्टीम का लाइन दिया रहता है, जिसे हम स्टीमिंग करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो डीएपी का जो मिक्सचर है उसका हम ग्रेनुल्स तैयार करते हैं। ग्रेनुल्स बनने के बाद क्या होता है, ग्रेनुल्स में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को हमको रिमूव करना होता है। उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए फिर से हम उसको ड्रायर में लेके आते हैं। ड्रायर में दूसरे साइड से जो हमारा हॉट गैस और जो फ्लू गैस है, जो कंबशन चेंबर से हमारा निकला हुआ होता है, उसको हम लेके आते हैं कहाँ पे, ड्रायर में। ड्रायर में क्या होता है कि ये हमारा ड्राई एयर, जो भी हमारा डीएपी के अंदर जो मॉइस्चर है उसको निकालता है और हमारा जो डीएपी है वो हॉट निकलता है और उधर से हमारे जो भी उसमें से मॉइस्चर है उसको उसमें से रिमूव हो जाते हैं। मॉइस्चर रिमूव होने के बाद जो भी हमारे दानेदार जो हमारे डीएपी बने हुए हैं उसको हम लेके जाते हैं फीडर में। फीडर में जाता है वो, और फीडर के थ्रू उसको हम भेजते हैं वाइब्रेटिंग स्क्रीन में। वाइब्रेटिंग स्क्रीन में जो हमारे ओवर साइज प्रोडक्ट हैं और जो अंडर साइज प्रोडक्ट हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है, जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो जाता है प्रोडक्ट कूलर में। और जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट हमारा जो बन गया है उसको हम भेजते हैं पल्वराइजर में। और पल्वराइजर के थ्रू दोबारा वो कन्वेयर के थ्रू कहाँ जाता है, वो फिर से जाता है फीडर में। और फीडर की मदद से फिर हम उसको ग्रेनुलेटर सेक्शन में भेज देते हैं और इसको रिसाइकिल कर लेते हैं। ये तो हमारा हो गया स्ट्रेट प्रोसेस। अब हमारा दूसरा प्रोसेस क्या होता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन के बाद हमारा बहुत सारा फ्यूम निकलता है। इस फ्यूम को डायरेक्ट हम तो छोड़ नहीं सकते हैं,
क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए बहुत सारे स्क्रबर लगाए होते हैं। तो सबसे पहले वो इस वाले स्क्रबर में जाता है। इस स्क्रबर में जाने के बाद क्या होता है कि जो भी हमारे इसके फ्यूम रहते हैं रॉक फॉस्फेट के और अमोनिया के, उसको हम क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं। स्क्रब करने के लिए जो भी उसके बॉटम से जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन टैंक में डाल देते हैं। ठीक है। और जो हमारा स्क्रबर टैंक से जो हमारा फ्यूम निकलता है उसको हम दोबारा दूसरे स्क्रबर टैंक में लेके जाते हैं। अब वहाँ पे भी क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है, और वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, उस फ्यूम को स्क्रब कराते हैं। वहाँ पे भी जो हमारा प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम क्या करते हैं, स्क्रबिंग टैंक में लेके आते हैं। और ये सारे से जो भी हमारा मदर लीकर जो भी निकलता है उसको क्या करते हैं, हम स्क्रबर टैंक में ले आके यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं। फिर जो सेकंड वाले से जो निकलता है उसको हम कहाँ लेके जाते हैं, तीसरे वाले स्क्रबिंग टैंक में लेके जाते हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसमें से जो भी फ्यूम है बचे हुए, उस फ्यूम को रिमूव करते हैं और उसका भी जो हमारा लिक्विड निकलता है उसको हम स्क्रबर टैंक में, इफ्लुएंट टैंक में डाल देते हैं। अब तीनों स्क्रबर टैंक से जो हमारा इफ्लुएंट निकला है उसको हम स्क्रबर इफ्लुएंट टैंक में डाल दिए हैं, जिसके बॉटम में एक पंप लगा रहता है। इस पंप से हम क्या करते हैं, टेल गैस में क्या करते हैं, हम इसको रिसाइकिल के लिए लगा देते हैं इधर से। और जो हमारा तीसरे से भी जो हमारा फ्यूम निकला हुआ है तीसरे स्क्रबिंग टैंक से, उसको क्या करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर के थ्रू उसके क्या करते हैं, हम गैस को बॉटम से देते हैं। अब गैस बॉटम से जाता है और हमारा टेल गैस का जो भी हमारा सोल्यूशन है इफ्लुएंट का, वो क्या होता है, टॉप से निकलता है। तो क्या होता है, दोनों का एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद से जो हमारा फ्लू गैस में जो हमारा प्योर गैस जिसको बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं, उसको हम एटमॉस्फेयर में चिमनी के थ्रू हम भेज देते हैं और हमारा वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अच्छा, दूसरा प्रोसेस हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो हमारे प्रोडक्ट कूलर से कुछ फ्यूम निकल रहा है। प्रोडक्ट कूलर से फ्यूम निकल रहा है, वो फ्यूम किसका है, वो जो भी हमारे डीएपी का जो फ्यूम है उसमें से वो निकलता है, जिसको हम कहाँ ले जाते हैं, इधर साइक्लोन सेपरेटर में। साइक्लोन सेपरेटर में क्या जो डस्ट वगैरह रहता है उसको निकालते हैं, फिर इसको हम दोबारा हम क्या करते हैं, स्क्रबर में भेजते हैं। और स्क्रबर से भेजने के बाद जो भी हमारे जो भी हमारा प्योर गैस है उसको हम चिमनी के थ्रू ऊपर भेज देते हैं, और जो उसमें से इफ्लुएंट निकलेगा उस इफ्लुएंट को क्या करते हैं, हम स्क्रबिंग टैंक में डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन डीएपी का हमने नोट कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। यूजेज ऑफ डीएपी हम देखेंगे तो डीएपी का यूज फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। जब इसको हम प्लांट के में हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ये सॉइल का पीएच जो बढ़ाता है। बहुत लंबे समय तक यूज करने के बाद जो हमारा फील्ड है वो एसिडिक हो जाता है। इसका पीएच लगभग 7.5 से 8 होता है। डीएपी का यूज फायर रिटार्डेंट के रूप में करते हैं। डीएपी का बहुत जगह यूज वाइन मेकिंग में करते हैं और निकोटीन एनहांसर में करते हैं, और बहुत सारी जगह हम इसका यूज करते हैं। हैंडलिंग एंड स्टोरेज एंड पैकिंग इसका देखते हैं डीएपी का। डीएपी का यूज वैसे एटमॉस्फेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, इसको फ्लो कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। और जो इसका ग्रेनुलस होता है वो भी आराम से इसको हाथों में लेकर के आराम से खेतों में छिड़काव किया जा सकता है। जो गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं उनको तो ये चीज़ पता होगा। इसको हम साइडों में रखते हैं। इसकी पैकिंग क्या होता है कि एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन बैग में इसको पैक किया हुआ होता है, जो कि गाँव वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा कि ये किस तरह से रखा जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।